नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आगे बढ़ते हुए देखेंगे आज का विषय। तो आज का हमारा विषय रहेगा छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, यानी कि इंडिया इंडिया इन द 6th सेंचुरी BC। इन अदर वर्ड्स बात करें तो इसी समय को नाम दे देते हैं हम महाजनपद काल। तो महाजनपद काल के अंतर्गत हम देखेंगे जैन और बौद्ध ग्रंथों में वर्णित 16 महाजनपदों को और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। एंड साथ ही साथ जो 16 महाजनपद थे इनमें सबसे महत्वपूर्ण एक जनपद दैट इज मगध, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो देखेंगे कैसे वह अन्य अपने समकालीन महाजनपदों की तुलना में इतना समृद्ध और शक्तिशाली हो गया, कौन सी ऐसी कंडीशंस उसको मिली। साथ ही साथ हम देखेंगे मगध के कुछ शुरुआती वंशों की, वहां पर रूल करने वाले कुछ महत्वपूर्ण शासकों की। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। महाजनपद काल की अगर बात की जाए तो हम देख पाते हैं कि आर्य जातियों के विलीनीकरण से, दिस मीन्स आर्य जातियां थी जो जिनकी चर्चा हम इससे पहले कर चुके हैं वैदिक काल में, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में इनकी चर्चा कर चुके थे। और मैंने बताया था इनका समय काल भी कि अर्ली वैदिक एज हमारा था 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का, और लेटर वैदिक एज 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का समय हमने दिया था। देखिए यहीं से आगे आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि आर्य जातियां थी जो उनके परस्पर विलीनीकरण से, यहाँ पर हमने देखा था आर्यंस कस्बों में कबीलों में रहते थे, उनके आपसी संघर्ष होते थे कबीलों में। बट यहाँ पर देखिए आर्य जातियों का परस्पर विलीनीकरण होने लगा, मर्जर होने लगा उनका, जिसकी वजह से जनपदों का निर्माण हुआ। आर्य जातियों के विलीनीकरण से जनपदों का निर्माण हुआ। एंड जब ये जनपद ज्यादा विस्तृत होने लगे, जनपदों का आकार बढ़ने लगा, तो इससे महाजनपदों का निर्माण हो गया, महाजनपदों का निर्माण हुआ। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो 6th सेंचुरी के टाइम में, छठी सदी ईसा पूर्व के टाइम में पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार, मतलब यूपी और बिहार की सीमा प्रांतों में, दोनों के बॉर्डर एरियाज में लोहे का प्रयोग काफी अधिक मात्रा में होने लगा। लोहे का प्रयोग बढ़ चुका था। दिस मीन्स जो लोहे का प्रयोग था यह एक शक्तिशाली और बड़े राज्य के निर्माण के लिए एक फेवरेबल कंडीशन, एक अच्छी स्थिति के तौर पर निकल गया, एक अच्छी स्थिति बनी यहाँ पर लोहे के प्रयोग से। देखिए कैसे लोहे का प्रयोग योद्धा वर्ग भी करता था, तो जो योद्धा वर्ग था वह भी लोहे का प्रयोग करता था, अपने लिए उन्नत किस्म के हथियार बना सकते थे। ये लोग अच्छे हथियार बना सकते थे जिनका प्रयोग युद्ध में कर सकते थे। और बात करें इस चीज की तो योद्धा वर्ग के हथियार अच्छे होने लगे, जिससे क्षत्रियों की शक्ति में वृद्धि हुई। देखिए क्षत्रिय वर्ग की शक्ति में वृद्धि हुई। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर किसान लोग थे, जो किसान वर्ग था वह भी इस लोहे का प्रयोग कर अपने लिए अच्छे किस्म के उपकरण बना लेना, जो कि उसके खेती से संबंधित उपकरण थे, ठीक है, जिनका प्रयोग वह खेती में कर सकता था। इसने भी ये सब चीजें की, जिससे देखिए यहाँ पर क्षत्रियों की शक्ति में वृद्धि हुई, किसानों को अच्छे उपकरण मिले तो उनकी उपज में वृद्धि हुई। तो देखिए हर किसी वर्ग को यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है, जिसकी वजह से इन लाभों को देखते हुए ये लोग एक स्थान पर सेटल हो गए, मीन्स इस स्थान पर ये लोग सेटल हो गए। और देखिए इसके आसपास के एरियाज को भी इन लोगों ने कैप्चर करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर अपने परिचितों को, अपने सगे संबंधियों को भी इन स्थानों पर इन्होंने स्थापित करना स्टार्ट किया। और इसके बाद देखा जाए तो हम क्या देखेंगे कि जो छठी सदी ईसा पूर्व यानी महाजनपद काल का जो समय था, तो महाजनपदों में जो है छठी सदी ईसा पूर्व में कला कौशल में वृद्धि देखने को मिलती है इन सब चीजों से, ठीक है। तो कला कौशल में वृद्धि हुई, अच्छी उपज होने लगी, धन धान्य में वृद्धि हुई, व्यापार समृद्ध होने लगे इनके, ठीक है। तो व्यापार में भी समृद्धि आने लगी। तो देखिए इन सब परिणामों को देखते हुए जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का वक्त है या जो महाजनपद काल है, इसको हम नाम ले देते हैं द्वितीय नगरीय क्रांति। द्वितीय नगरीय क्रांति इसको नाम दे दिया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो कहा जा सकता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही भारत का राजनीतिक इतिहास प्रारंभ होता है, ठीक है। तो राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ भी यहाँ से ही माना जाता है इन सब परिवर्तनों को देखते हुए। देखिए द्वितीय नगरीय क्रांति यहाँ पर मैंने चर्चा की। अगर फर्स्ट नगरीय क्रांति की बात करें तो उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट वाज
हड़प्पा सभ्यता, वहां के नगर नियोजन को भी हमने देखा था, तो किस तरह से वहां पर नगर नियोजन था, तो उसको भी एक नगरीय क्रांति की संज्ञा हमने दी थी। तो ये कुछ परिवर्तन हमें यहाँ पर देखने को मिले। अब इससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जो जैन और बौद्ध ग्रंथों में हमें 16 महाजनपद दिखते हैं उनको। तो अगर बात करें जैन ग्रंथों की और बौद्ध ग्रंथों की, अगर बात करें जैन ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों की, तो जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों की अगर बात करें तो हमें मिलते हैं इनमें वर्णित 16 महाजनपद। तो जैन ग्रंथों में जो महत्वपूर्ण है उसकी अगर बात करें तो ये हमें मिलता है भगवती सूत्र, तो इसमें हमें 16 जनपद मिलते हैं। और दूसरा अगर जैन बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो इसके अंतर्गत हमें आता है अंगुत्तर निकाय एंड महावस्तु। तो ये जो दो ग्रंथ हैं इसमें हमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है बौद्ध ग्रंथों के अंतर्गत एंड भगवती सूत्र जैन ग्रंथ के अंतर्गत। तो ये चीजें हमारे पास आ चुकी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इन 16 महाजनपदों को वन बाय वन और देखेंगे क्या उनकी स्पेशलिटीज थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे महाजनपदों की। देखिए यहाँ पर एक चार्ट में मैंने सारे महाजनपद और उनकी राजधानियों को मेंशन कर दिया है। तो इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो निकल के आएंगे उनको भी हम यहाँ पर चर्चा में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले महाजनपद यहाँ पर है काशी। अगर बात करें काशी की तो इसकी राजधानी जैसे कि मेंशन है वाराणसी में थी। और इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि काशी का सबसे शक्तिशाली शासक था ब्रह्मदत्त। दूसरा हमारे पास राज्य आता है कौशल। ठीक है, तो कौशल की राजधानी यहाँ पर दिखी है श्रावस्ती। और कौशल की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलेगा और इसकी राजधानी श्रावस्ती। और जो दूसरी राजधानी अयोध्या मतलब जो रामायण कालीन कौशल राज्य था जहाँ से राजा राम बिलोंग करते थे, उसकी राजधानी हमें अयोध्या देखने को मिलती है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु इससे संबंधित यह है कि जो शाक्यों का गणराज्य कपिलवस्तु था जहाँ से गौतम बुद्ध बिलोंग करते थे, तो कपिलवस्तु भी इसी के अंतर्गत आता था, कौशल राज्य के अंतर्गत। ओके, इसी के हिस्से के रूप में। थर्ड अगर बात करें, जो थर्ड हमारा आता है महाजनपद दैट इज अंग। तो जो अंग राज्य था, अंग महाजनपद था, उसकी राजधानी देखिए क्या मिलती है हमें, चंपा। अगर बात करें इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु की, तो जो अंग राज्य था वह जो 16 महाजनपद है इनमें सबसे पूर्व में स्थित था। ठीक है, तो सबसे पूर्व में स्थित एक महाजनपद था अंग। और दूसरा इससे संबंधित पॉइंट यह है कि बुद्ध के समय जो 6 महानगर थे, ठीक है, बुद्ध के समकालीन जो 6 महानगर थे उनमें से अंग की भी चर्चा की जाती है। यानी अंग बुद्ध के समय स्थित 6 महानगरों में एक महानगर था। जो अन्य 5 महानगर है उनकी अगर चर्चा करें तो उसमें हमारे पास आता है सबसे पहले राजगृह। दूसरा अगर बात करें तो हमारे पास आता है साकेत। फिर इसके बाद आता है कौशाम्बी। नेक्स्ट आता है हमारे पास श्रावस्ती। और लास्ट हमारे पास आता है बनारस। ठीक है, तो देखिए 5 ये हो गए एंड नेक्स्ट वन इज चंपा। तो ये हमारे पास 6 महानगर हो गए बुद्ध के समकालीन। बढ़ते हैं अगले महानगर की तरफ। देखिए मगध की चर्चा आपको आगे भी मिलेगी। तो मगध की अगर बात करें तो इसकी राजधानी सबसे पहले हमें मिलती है राजगृह, जिसको गिरिब्रज भी कहा जाता था। और दूसरी राजधानी की अगर बात करें तो ये हमें मिलती है पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में अगर बताया जाए तो उदयन ने इस राजधानी को स्थापित किया था। इसका आधुनिक नाम पटना हमें देखने को मिलेगा। और इसकी चर्चा हम अभी नेक्स्ट जब यहाँ पर जो शुरुआती वंश हैं उनकी चर्चा करेंगे तो वहां पर इस बात का जिक्र हम थोड़ा डिटेल में कर लेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले महाजनपद की तरफ। नेक्स्ट महाजनपद की अगर बात करें तो हमारे पास निकल के आता है वज्जी। अगर वज्जी की बात करें तो इसकी राजधानी हमें मिलती है वैशाली। और इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि जो वज्जी महाजनपद था यह 8 राज्यों का एक संघ था। ओके, तो 8 राज्यों का एक संघ था वज्जी। और इसमें अगर बात करें तो इसमें वज्जी के अतिरिक्त हमें देखने को मिलते हैं लिच्छवी और विदेह। ये सब इसमें जो है संघ में शामिल जो छोटे छोटे राज्य हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और लिच्छवी गणराज्य की अगर चर्चा करें तो इसकी चर्चा आपको आगे मिलेगी अभी जब हम यहाँ पर शुरुआती वंशों की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट महाजनपद की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे जो नेक्स्ट हमारा महाजनपद है उसका नाम हमें मिलता है मल्ल। तो मल्ल की अगर बात करें तो इसमें जो है 2 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि कुशीनारा और पावा में इसकी राजधानी हमें देखने को मिलती है कि 2 भागों में इसकी राजधानी मिलती है, पावा और कुशीनारा में। ठीक है,
तो आगे बढ़ेंगे और जो हमारा अगला राज्य है उसमें हम बात करें तो चेदी और चेती, इसको दो नाम दिए गए हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इसमें अगर राजधानी की बात करें तो इसमें हमें मिलती है सोथवती या सुप्तमती, इसकी राजधानी हमें देखने को मिलती है। अगला महाजनपद हम देख पाते हैं वत्स, तो वत्स इसकी राजधानी हमें मिलती है कौशाम्बी। ठीक है, जो वत्स महाजनपद था इसकी राजधानी मिलती है कौशाम्बी। और वत्स की बात करें तो यह यमुना नदी के तट पर मिलेगा, इलाहाबाद के पास में। ठीक है, तो यह इसकी स्थिति हमें देखने को मिलती है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है कुरु, जो कुरु महाजनपद था इसकी राजधानी हमें कहाँ मिलती है, इंद्रप्रस्थ में। और इसकी स्थिति की अगर बात करें तो मेरठ और दक्षिण पूर्व हरियाणा के आसपास में ये हमें देखने को मिल जाएगा। तो इससे आगे बढ़ते हैं, अगले महाजनपद की अगर बात करें तो हमें मिलता है यहाँ पर पांचाल। तो पांचाल के बेसिकली दो भाग हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल, नदर एंड सदर्न पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की अगर बात करें तो इसकी राजधानी यहाँ पर मेंशन है अहिच्छत्र, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी हमें मिलती है कामपीठ। तो इसकी ये दो राजधानी हमें मिल चुकी है। जो अगला हमारे पास आता है महाजनपद, उसकी चर्चा अगर हम करें तो वो हमारे पास आता है मत्स्य। तो मत्स्य देश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी थी विराट नगर। ठीक है, तो मत्स्य देश की राजधानी थी या मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराट नगर। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो विराट नगर, एक चीज और कि आपको मिलेगा ये भरतपुर राजस्थान में। तो राजस्थान में आपको ये देखने को मिल जाएगा मत्स्य महाजनपद। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है जो जनपद है दैट इज सूरसेन। तो सूरसेन की अगर बात की जाए तो इसकी राजधानी हमें मेंशन है मथुरा। तो सूरसेन की राजधानी थी मथुरा में। अगला हमारे पास जो महाजनपद आता है दैट इज अशमक। तो अशमक की राजधानी हमें मिलती है पोटिन या पोतनी। ठीक है, पोतन या पोटली हमें इसकी राजधानी मिलती है। और इसकी अगर बात करें तो एक इसके संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो 16 महाजनपद थे इसमें एकमात्र महाजनपद अशमक था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। तो साउथ इंडिया में एकमात्र जनपद यह स्थित था और ये मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अपने अगले महाजनपद की। तो हम देखेंगे उसमें जो अगला महाजनपद हमारे पास आता है दैट इज अवंती। ठीक है, तो अवंती है, देखिए अवंती की भी दो राजधानी यहाँ पर मेंशन है, इसके भी दो भाग हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिए उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी एंड दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती। ओके, तो ये हमें मिल गई अवंती महाजनपद की जानकारी। इसके बाद हमारे पास आता है गांधार। तो गांधार की अगर बात करें तो इसकी राजधानी हमें मिलती है तक्षशिला। तो तक्षशिला को आप लोग जानते होंगे, एक तो व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो व्यापार यहाँ से किया जाता था और साथ ही साथ तक्षशिला विश्वविद्यालय भी था यहाँ पर, तो शिक्षा के केंद्र के तौर पर भी यह प्रसिद्ध था। ठीक है, तो गांधार की राजधानी हमें मिली तक्षशिला। नेक्स्ट बढ़ते हैं कंबोज की तरफ। तो कंबोज की राजधानी हमें मिलती है राजपुर या हाटक। ठीक है, तो राजपुर या हाटक में मिलती है जो महाजनपद हमारा कंबोज, उसकी राजधानी। और इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि यहाँ पर जो घोड़े थे, जो प्राचीन काल में यहाँ पर के घोड़े, तो प्राचीन समय में यहाँ के घोड़े काफी प्रसिद्ध थे। कहाँ के? कंबोज महाजनपद के घोड़े प्राचीन समय में काफी प्रसिद्ध थे। तो ये हमने बात की यहाँ पर 16 महाजनपदों की। इससे आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद निकल के आता है मगध। तो मगध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों